everyone, welcome back again. Today we are going to learn about life process. It is for class 10th CBSE board student, and today we are going to discuss about chapter 6 of the NCERT, that is life process. लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी हमारी वाइटल थिंग्स होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल होता है जो हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया कि भाई जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। रेस्पिरेशन है कि हमें विदाउट रेस्पिरेशन वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो ऑक्सीजन जब हम इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं जब ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स को, प्रोटीन्स को, ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। और उस जो बाई प्रोडक्ट होता है उस ब्रेकडाउन का, उस कैटाबॉलिज्म का, उसको यूज़ करते हैं हम अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए अपनी बॉडी को में और अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। तो रेस्पिरेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। देन सर्कुलेशन, अगर हम सर्कुलेट नहीं करेंगे उस डाइजेस्टिव मटेरियल को, तो वो उस अलग अलग ऑर्गन में, उस अलग अलग टिश्यू में, सेल में नहीं जा पाएगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रख रही हैं और उसकी बॉडी की मेंटेनेंस में हेल्प कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब जो लाइफ प्रोसेस है, अगर उसका एग्जांपल लें तो ग्रोथ इज अ लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस है जो उसका पार्ट फॉर्म करती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब जो लाइफ प्रोसेस है उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि हम डाइजेशन करेंगे, पर डाइजेशन कैसे करेंगे? उसके लिए हमें फूड का इंटेक करना पड़ेगा। तो जो फूड का इंटेक है बॉडी में, या फूड लेने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन वो पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड का इंटेक करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बना है, कोई मल्टी सेलर है, कोई टिश्यू से मिलके बना है और कुछ ऑर्गन से मिलके बने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो इंटेक है फूड का वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हेट्रोट्रोप होते हैं, वो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। जैसे भाई प्लांट से उन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए, नट्स ले ली, ठीक है। तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो वो हेटरोट्रोपिक है। तो ब्रॉडली अगर हम मेजर तौर पे देखें तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड हेटरोट्रोप्स जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो ऑटोट्रोप्स क्या है? एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, ठीक है। या फिर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं या बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। जैसे स्टार्च, जैसे माल्टोज, जैसे सुक्रोज, मतलब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी हुई हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल का ही यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उससे ऑर्गेनिक फूड ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रोप्स हैं। हेटरोट्रोप्स में वो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ऐसी एबिलिटी कंसिस्ट नहीं करते कि वो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर कर सके, इसलिए वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंजाई और हमारे एनिमल्स। क्योंकि फंजाई भी क्या करती है? तो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है या दूसरों से अपना फूड लेती है। तो फंगस भी क्या है? हेटरोट्रोप है। न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, खुद का फूड जो प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रोप सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है। बेसिकली हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो वो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और वो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है,
ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोट्रोप्स किसका, कौन सी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? फोटोसिंथेसिस का यूज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में वो 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के, और सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया है, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये मोनोसेक्राइड है, सिंगल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, से 6H12O6 इसका फॉर्मूला है। ऑक्सीजन को वो लिबरेट करते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के लिबरेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल की बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो क्या रॉ मटेरियल होगा हमारा? रॉ मटेरियल होगा सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे रॉ मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि उसका यूज कर रहे हैं हम प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा, एक पोर होता है लीव्स के अंदर जो गार्ड सेल्स के थ्रू यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया होता है, और गार्ड सेल्स ओपन करती हैं, उसको क्लोज करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन फॉर्म हो रही थी, तो फॉर्म हो रही थी तो वो वहाँ पे रिलीज होगी, और ऑक्सीजन रॉ मटेरियल की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल की फॉर्म में वहाँ पे ली जाएगी। तो वाटर रूट्स के थ्रू लिया जाएगा और जाइलम रूट से उसको लीव्स में भेजेगा। ठीक है, और उसके साथ कुछ मिनरल भी, वाटर के साथ कुछ मिनरल भी रूट क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी सोइल से, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये रूट के थ्रू सोइल से एब्जॉर्ब किए जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की? वो वी ऑल नो कि भाई जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लीफ ही क्या है? लीफ ही साइट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। कौन कौन से मेन इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? सबसे पहला इवेंट होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का इवेंट, मतलब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है सनलाइट की, फिर सनलाइट को, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे सनलाइट थी, उसके अंदर एक एनर्जी थी, बट यहाँ पे स्टार्च बन रहा है, तो स्टार्च जब टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पे वो एक केमिकल कंपाउंड है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे वाटर क्या हुआ? टूट गया, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। लाइट की प्रेजेंस में वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। फोटोलाइसिस का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में वाटर का अपने आयंस में टूट जाना, H2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का बाइंड होना। जैसे मैंने बोला C6H12O6 आ गया, ये ग्लूकोज बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, बट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या फॉर्म करती है? ग्लूकोज फॉर्म करती है, और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आ जाती है, और वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा बहुत टाइनी से पोर्स होते हैं। अगर आप लीफ को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप उसमें छिद्र देख पाओगे, बहुत छोटे छोटे छेद देख पाओगे, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं और ट्रांसपीरेशन का काम करते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लीफ वाटर को इवापोरेट करते हैं, जिससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करना, और पानी का जो लॉस हो रहा है उन पोर से, उन छिद्रों से, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये किसके टाइम पे होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। इससे क्या होता है? इससे कूलिंग इफेक्ट गर्मियों के टाइम में प्लांट में जनरेट होता है। सेकेंड थिंग, जब पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है फ्लड के टाइम पे, अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है खेत में या कहीं पे भी और वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई है, तो
उस टाइम पे एक्सेस वाटर को लूज करने के लिए भी प्लांट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास एक लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास छोटे छोटे पोर्स हैं, स्टोमेटा, और यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स है जो उसको प्रोटेक्ट करेंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी बाहर की तरफ, एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ इनटेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रो मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंड होना अपनी फूड के लिए। तो 3 टाइप का हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफिटिक, और तीसरा होता है पैरासिटिक। तो जो होलोजोइक होता है इसका मतलब ये है कि जो प्लांट या जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड का इंटेक कर रहे हैं, और पहले वो पूरा जो भी फूड उसको लेना है उसको ले लेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी में ले जाने के बाद उसको डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स सॉलिड फूड को लेंगे और बॉडी में ले जाने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन उसका कब होगा, बॉडी के अंदर होगा, वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा अमीबा के केस में होता है और ह्यूमन बींग्स के केस में होता है। हम क्या करते हैं, चपाती को बाहर खा रहे हैं, ठीक है, मतलब चपाती को ऐसे ही मतलब ले रहे हैं, ठीक है, एक बाइट हमने ली पर उसको पहले डाइजेस्ट नहीं किया ना, ऐसा तो है नहीं खाने से पहले उसको डाइजेस्ट कर दिया, नहीं, पहले हम उस बाइट को लेते हैं, चबाते हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होती है। डेट्स वाई हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी होलोजोइक है, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करे। डेड डिकेइंग वो होता है जैसे सूखे पत्ते हो गए, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो गल सड़ रहा है मटेरियल, जैसे छिलके हो गए वेजिटेबल्स के, ठीक है, या ब्रेड हो गया पड़ा हुआ, कई दिन का भीगा हुआ आटा हो गया, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करती है, तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, तो वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, वो किसी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे लाइस की बात करें हम, ठीक है, तो लाइस हमारे हेयर जूं जो होती है हमारे बालों में रहती है, तो वो तो हमारे ऊपर रह रही है ना, बट अगर हम अपनी इंटेस्टाइन में टेप वोम की बात करें तो टेप वोम इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो भी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। बेसिकली बात क्या होती है कि वो न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म की का प्रिपेयर किया हुआ न्यूट्रिशन वो लेंगे। तो पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, और जिसके अंदर या ऊपर वो रहते हैं उसको होस्ट बोल देते हैं, ठीक है, और उसी से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कस्क्यूटा यहाँ पे एग्जांपल है, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है, ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है और उस प्लांट का प्रिपेयर किया हुआ फूड ये अपटेक करती है। अब नेक्स्ट बात आ गई कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम अमीबा का एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब जो अमीबा होती है वो एक पैरासाइट होती है, सॉरी पैरासाइट नहीं होती, प्रोटोजोआ होती है, ठीक है। प्रोटोजोआंस एक ग्रुप है, ये एक किंगडम है बेसिकली, प्रोटोजोआ इज अ किंगडम, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर आती है हमारी अमीबा। अब जो सार्कोडीना, इसकी एक क्लास होती है प्रोटोजोआ की, सार्कोडीना, उसके अंदर आती है हमारी क्या, अमीबा। अब जो अमीबा है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। पहले तो हमें ये पता है कि अमीबा के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक सेल दिख रही है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है। अगर उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसका मतलब क्या है, ये यूकैरियोट है। अमीबा क्या है, यूकैरियोट है, क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, पर एक ही सेल हमें दिख रही है, इट मीन्स ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलर। जो भी टास्क है बॉडी में, फूड का लेना है, एक्सक्रीशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, वो सारी चीज़ें एक ही सेल के थ्रू होंगी, किसके केस में, अमीबा के केस में, इसीलिए ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये फूड का अपटेक कैसे करेगी, अपनी पूरी बॉडी के थ्रू। जहाँ पे भी जब भी
अमीबा में या पैरामीशियम की बात करें, उन दोनों के केस में क्या होता है, जब भी फूड अमीबा के पास आता है, कोई भी फूड पार्टिकल, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन बना लेती है उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है या जो बायो मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो किसको सराउंड किए हुए है, सेल को, किसकी सेल को, अमीबा या पैरामीशियम की सेल को, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ, सूडोपोडिया बोल रहे हैं। और वो क्या करेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा और फूड को एक वैक्यूल के अंदर लेके चला जाएगा, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है। वेसिकल जैसे हमारे घर में कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या है, फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब वो जो फूड वैक्यूल है वो डाइजेस्ट करेगा फूड को बाय सिक्रेटिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करेगा और उसको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब उसको डिफ्यूज कर देगा अमीबा की बॉडी में, वो डाइजेस्टेड फूड को, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, ठीक है। मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, क्या, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये प्रोसेस होती है फूड इनटेक की इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। दोनों ही प्रोटोजोआज में आते हैं और दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट सूडोपोडिया किसके अंदर फॉर्म होता है, अमीबा के अंदर फॉर्म होता है। और जो पैरामीशियम है वो सीलिया के थ्रू क्या करती है, अपना फूड का इनटेक करती है। सीलिया क्या होते हैं, ये एक स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, क्या, पैरामीशियम। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। पैरामीशियम की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं एक स्पेसिफिक स्पॉट पे और वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन करते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू उस डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और जो वेस्ट होता है उसको बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, हमने पढ़ा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन जिसमें हम फूड को अनडाइजेस्टेड फॉर्म में इनटेक कर रहे हैं, पर बॉडी के अंदर जाने के बाद उस फूड को हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन का मतलब होता है फूड को खाना। जैसे मैंने अपने माउथ में, बक्कल कैविटी में फूड को रखा, वो प्रोसेस क्या है, इंजेशन। फिर मेरी एलिमेंट्री कैनाल में, मेरी गट में जाके डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर एक्ट करें और वो फूड अपने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट में टूट गया, उसको हमने क्या बोला, डाइजेशन। फिर वो जो सिंपलर कंपोनेंट हैं वो मेरे ब्लड के अंदर माइक्रोविलाई जहाँ पे प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, वहाँ पे उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया उन सिंपलर कंपोनेंट्स को। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो अमाइनो एसिड को, ठीक है, या फिर हमारा जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट है उसको हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसको अलग अलग जगह पे, मेरी फिंगर्स में, मेरे टॉज में, ठीक है, मेरी लेग्स में, मेरे हेयर्स में, मेरे फेस पे, जहाँ पे भी टिश्यू में मेरे को ज़रूरत थी ग्रो करने की, हील करने की, वहाँ पे वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर दिया गया, ठीक है, और उसका यूज़ कर लिया गया किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी फाइबर को बनाने के लिए। तो उसको क्या बोला, असिमिलेशन। अब उसमें से कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी में वेस्ट की तरह, तो उसको हम क्या करेंगे, इजेशन करेंगे, बाहर थ्रू आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हम डाइजेशन या न्यूट्रिशन की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो न्यूट्रिशन कैसे होगा, अपटेक ऑफ फूड होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में एक डाइजेस्टिव कैनाल मिलती है जिसको हम गट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं, बट 3 ही मेन ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक सलाइवरी अमाइलेज होती है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, दूसरा होता है लीवर और तीसरी होती है पैनक्रियास,
ये 3 ही ग्लैंड होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, सलाइवरी अमाइलेज, लीवर एंड पेनक्रियास, 3 ग्लैंड हैं। और हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है, और एनस कौन सा पार्ट होता है जहाँ से हम पू करते हैं, ठीक है। तो माउथ से लेके एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो रन करती है। तो सबसे पहले माउथ की बात आती है, वो क्या करेगी, होल फूड को इनटेक कर लेगी, फिर टीथ आएंगे बक्कल कैविटी के अंदर जो चीव करेंगे, ग्राइंड करेंगे फूड को। टंग क्या करती है, फूड को रोल करती है, टेस्टिंग में हेल्प करती है, स्वेलिंग में हेल्प करती है, प्लस जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो चिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, चिक्स के अंदर, ठीक है, वो सिक्रेट करती है सलाइवा एंड म्यूकस। अब वो सलाइवा एंड म्यूकस सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगी उसको वो सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर कंपोनेंट में तोड़ देगी। तो यहाँ पे वो स्टार्च के ऊपर ही एक्ट करेगी। तो वो सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा जो सिक्रेट करती है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करती है और उसको शुगर मोनोमेरिक फॉर्म में तोड़ देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टंग है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है। उसके बाद आती है इसोफिगस। इसोफिगस क्या है, इसोफिगस फूड पाइप है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इसोफिगस हमारी फूड पाइप होती है जो इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है मसल्स के थ्रू हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट, ठीक है। इस तरह से पहले वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर वो रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और वो मसल्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे इसोफेगस में फूड माउथ से स्टमक में लेके जाया जाता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही, और यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से हो रही है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इसोफेगस। अब फूड कहाँ पे पहुँच गया, स्टमक के अंदर पहुँच गया। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो क्या सिक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेंगी। गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस वो 3 तरह के कंपोनेंट सिक्रेट करता है। एक पेप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है। एक पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, सिंपलर फॉर्म क्या होगी प्रोटीन की, अमाइनो एसिड, उसमें तोड़ देगा, ठीक है। दूसरा होता है HCl। HCl क्यों जरूरी होता है, HCl इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और HCl के रिलीज होने के बाद वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है उनको एक्टिव होने के लिए, तो HCl प्रेजेंट होता है। प्लस HCl जो भी फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, उसको किल करने में भी हेल्प करता है, तो बेसिकली प्रोटेक्ट भी करता है। म्यूकस क्या करता है, अब HCl क्या है, कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब क्या है, हमारी बॉडी की जो लाइनिंग है, कि उसकी स्टमक की लाइनिंग वो बहुत डेलिकेट है, उसकी जो सेल्स हैं उसको क्या करेगा, एसिड बर्न कर देगा, उसको डेड कर देगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। देन फूड किस में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रेट होते हैं और कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कुछ भी हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, वो सब कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होगा। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, शुगर की। अब जो ग्लूकोज में जब वो टूट रहा है तो ग्लूकोज क्या है, सिंपलर फॉर्म है शुगर की। फैट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या है, सिंपलर फॉर्म। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अमाइनो एसिड क्या है, सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड की, उससे हम फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं। विलाई क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज कर देती हैं ताकि ब्लड के अंदर डाइजेस्टिव फूड जो मटेरियल है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रेशन रिसीव करती है लीवर से। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, बट जब वो लार्ज थे तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पा रहे थे, वो इनसोल्यूबल थे, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है बाइल जूस के थ्रू।
और बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है? लीवर के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूटते हैं, इनसोल्यूबल से सोल्यूबल फॉर्म में टूटते हैं, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब पैनक्रियाज जो होती है, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है। उस पैनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम्स भी कहाँ पे सिक्रेट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, फिर पेप्टोन से क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड बनते हैं, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगी प्रोटीन की। लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करेगा? फैट के ऊपर एक्ट करेगा। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? हमारी फैट मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हमारी कई बार पूछी जाती है। इमल्सिफिकेशन क्या है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, जो कि इनसोल्यूबल ग्लोब्यूल्स है, उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना बाइल जूस की हेल्प से इमल्सिफिकेशन कहलाती है। फिर अब फूड क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गया, फैट भी डाइजेस्ट हो गया, और हमारा प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। अब वो डाइजेस्ट होने के बाद विलाई के थ्रू डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर दिया गया। बट अब उसमें से कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो आगे भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करेगी? जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एनएस में भेज देगी इजेशन के लिए। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं। ये किसका डायग्राम है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और या कह सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, जिसमें टिथ आ गई, टंग आ गई, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स आ गई, फिर फेरिंग्स आ गया। फिर फेरिंग्स क्या है? हमारा विंड पाइप है। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। फिर उसके बाद हमारा लीवर आ गया, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। हमारा गोल ब्लैडर आ गया, जिसमें हमारा क्या स्टोर होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। पैनक्रियाज आ गई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करेगी। स्टमक है, ठीक है। फिर हमारा डोर्नम, जेजनम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई हमारा, जिसमें हमारे पार्ट है इलियम, रेक्टम। फिर रेक्टम के बाद हमारा क्या आ गया? एनस। एनस से फूड हमारा जो वेस्ट है वो बाहर चला जाएगा। सो दिस वॉज अप टू डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अपनी अपकमिंग वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।